हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज टू डू योर बेस्ट टुडे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी हो तो आज आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हम यही रोज रोज कर रहे हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, रोज 10 नए वर्ड्स देख रहे हैं, एक नया द हिंदू का आर्टिकल देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं उसके आंसर्स आप लोग दे रहे हो, और एंड में वी आर हैविंग अ लुक एट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर, एरर डिटेक्शन के, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन के, या कुछ क्वेश्चंस ऑन पैराजंबल ऑल्सो। लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रोसेस टुडे अगेन। ठीक, चलो। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे? आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ओपेक। ठीक है, चलो लेट अस रीड द सेंटेंस एंड देन विल सी द मीनिंग। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ओपेक। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस है कैंडिडेट सिलेक्शन का, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, वो ओपेक है। ओपेक का मतलब, पहले तो आपको मीनिंग ऐसी बता देता हूं। देखो, अगर कांच है, कांच के आप आर पार देख सकते हो, तो वो कांच ट्रांसपेरेंट हो गया, बराबर है। जिसके आप आर पार देखो वो हो गया ट्रांसपेरेंट, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे कहते हैं हम ओपेक। अब ये कैंडिडेट के सिलेक्शन में आर पार देखने का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक प्रोसेस फॉलो करता हो और वो प्रोसेस की हर डिटेल लोगों के सामने रखी जाए, जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनके सामने रखी जाए, तो हम क्या कहेंगे? नहीं भाई, उनकी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, यानी सब क्लियर है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्लियर है ना। या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर सकते हो कि प्रोसेस पूरी डिस्क्लोज ना करे, तो कहना ऐसा भी हो सकता है हमको जो करना है हम हमारे हिसाब से करेंगे, आपको आना हो तो आओ, नहीं तो रहने दो। तो ऐसी प्रोसेस जहां पे सारी चीजें डिस्क्लोज ना की जाए, लोगों के सामने ना रखी जाए, उसको हम क्या कहेंगे? वो सिस्टम ओपेक है या वो प्रोसेस ओपेक है। समझ गया मतलब? तो ओपेक मतलब जहां पे पारदर्शिता एकदम कम हो। तो हमारे पास ओपेक का मीनिंग क्या होगा? अनक्लियर या इनडिस्टिंक्ट। यहां पे जहां पे आर पार नहीं देखा जा सकता या जिसमें क्लियरिटी की कमी हो, दैट इज ओपेक। कमी नहीं, पूरा क्लियरिटी ही ना हो, ऐसा। इसका सिनोनिम क्या होगा? वेग या ब्लरी। ब्लरी में क्लियरिटी की कमी होगी, है ना। हम कहते हैं ना पिक्चर ब्लर आ रहा है, ब्लर आता मतलब पूरा क्लियर नहीं है, राइट। तो वो कंप्लीटली ओपेक नहीं होता, वो ब्लर होता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच में ब्लर हो सकता है। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका? जहां पे पूरी पारदर्शिता हो, एकदम क्लैरिटी हो, तो हम क्या कहेंगे? उसको क्लियर कहेंगे या ट्रांसपेरेंट कहेंगे या लूमिनस। लूमिनस बेसिकली ज्यादा उजाले से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम ले सकते हैं क्लियर या ट्रांसपेरेंट। ये तो बेस्ट एंटोनिम्स हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज प्रिकैरियसली। तो मेन वर्ड तो इसमें प्रिकैरियस है और उसको एल वाई लगा है, तो ये एडवर्ब बन गया है ना। प्रिकैरियसली इज एन एडवर्ब। क्या है सेंटेंस? अ कंट्री पॉइज्ड प्रिकैरियसली बिटवीन इकोनॉमिक बूम एंड सोशल कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब हम देख चुके हैं। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है विध्वंस। जब कोई फिनिश हो रहा है ना, उसको कहेंगे हम विध्वंसक। तो कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा, विध्वंस होना, ये होगा कैटास्ट्रॉफ। ठीक, तो एक देश, कोई भी एक देश जो पॉइज्ड हो, पॉइज्ड का भी मतलब देखा है, पॉइज्ड मतलब किसी स्थिति में होना, है ना, आगे की होने वाली स्थिति में तैयारी से होना, ऐसा। तो किस स्थिति में है? प्रिकैरियसली है बिटवीन इकोनॉमिक बूम और सोशल कैटास्ट्रॉफ। एक तो इकोनॉमिक बूम यानी पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन सोसाइटी में जो सोसाइटी के जो मूलभूत कैरेक्टर्स कहेंगे हम लोग, उन कैरेक्टर्स पे वो विध्वंसक होते जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी कंट्री की बात कर रहा है, वो कंट्री है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जो होगी वो सिचुएशन अच्छी है या बुरी है? सिर्फ पैसा आ रहा है लेकिन सोसाइटी में सब कुछ अच्छा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन विल नॉट बी गुड। हमको दोनों चीजें चाहिए, बैलेंस। दोनों चीजें चाहिए मतलब दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो प्रिकैरियस का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन विच इज वेरी बैड, सिचुएशन विच इज वेरी बैड, प्रिकैरियस सिचुएशन है। तो
तो प्रिकैरियसली का मतलब क्या होगा, डेंजरस या डेंजरसली, है ना, डेंजरसली, सिर्फ डेंजरस नहीं, डेंजरसली इनसिक्योर की जहां पे सिक्योरिटी की कमी हो, ऐसी सिचुएशन, या अनस्टेबल, समथिंग विच इज वेरी बैड, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका सिनोनिम क्या होंगे, अनसर्टन, अनसर्टन मतलब अनिश्चितता, कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं है या निश्चितता नहीं है, रिस्की या हजार्डस, ठीक है। मैं ये जो हजार्डस बोल रहा हूं वो प्रिकैरियस के है सारे, एल वाई सबको लगा के आप एडवर्ब बना सकते हो उसका। एंटोनिम क्या होगा इसका, अपोजिट होगा, जहां पे सारी निश्चितता है या सिक्योर एनवायरमेंट है या स्टेडी एनवायरमेंट है, जहां पे एनवायरमेंट वातावरण एकदम स्थिर है, स्टेडी है, ठीक है। तो प्रिकैरियस बेसिकली डील्स विथ अ सिचुएशन, मींस एक्चुअली अ सिचुएशन विच इज वेरी बैड, इन अ वेरी बैड सिचुएशन, या फिर डेंजरसली इनसिक्योर या अनस्टेबल। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज कंसिलिएट। कंसिलिएट है ना, कंसिलिएट एक वर्ब है। कंसेशंस वेयर मेड टू कंसिलिएट द पीजेंट्री, ठीक है। पीजेंट्री का मतलब पहले जान लेंगे, पीजेंट्री यानी फार्मर्स, पीजेंट इज अ फार्मर, तो पीजेंट्री बोले तो पूरा फार्मर लोगों का एक ग्रुप या संस्था समझ लीजिए। तो उनको कंसिलिएट करने के लिए कंसेशंस दिए गए। अब कंसिलिएट क्यों करना था, क्योंकि उनका गुस्सा बढ़ रहा था, एंगर बढ़ रहा था। तो इफ द एंगर इज इंक्रीजिंग यू नीड टू कंसिलिएट दैट एंगर। तो कंसिलिएट करना मतलब उस एंगर को कम करना या उस एंगर को शांत करने की कोशिश करना। आ गया, समझ गया। तो कंसिलिएट इज किसी को काम करना, वो गुस्से में हो उसको कंसिलिएट करो, यानी उसकी क्या कहेंगे हम, थोड़ा सा सिंपैथाइज करो उससे और उसको फिर काम डाउन करो, ठीक है, काम डाउन करो, शांत करो। कंसिलिएट का मतलब क्या होगा, टू ट्राई टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस एंग्री, है ना, लोगों को जरा गुस्सा शांत करना इज कॉल्ड कंसिलिएट। इसका सिनोनिम क्या होगा, किसी को पैसिफाई करना, बराबर। एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, तो उनको जरा पैसिफाई करो कि भाई शांति से, है ना, जरा शांति से, या फिर काम डाउन करना, दिस इज कंसिलिएट। एंटोनिम क्या होगा इसका, और गुस्सा दिलाना। और गुस्सा दिलाना मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, गुस्से को शांत करना है ना, कंसिलिएट करना, गुस्सा दिलाना, आग लगाना और आग को भड़काना, इनरैक्ड, है ना, ये सब करना, ये होगा इसके एंटोनिम्स। इनरैक्ड या ऐसा प्रोवोक, गुस्सा दिलाना या और आग लगाना, या चिंगारी है ना, आग लगी हुई है उसमें और घी डाल देना, आग में घी डालना, इज कॉल्ड प्रोवोक करना। ठीक, क्लियर है। कंसिलिएट इसका मतलब है लेकिन गुस्से को, आग को ठंडा करना, शांत करना। नेक्स्ट वर्ड इज डिलेटरी। डिलेटरी है ना, दे रिजॉर्टेड, डिलेटरी वर्ड, दे रिजॉर्टेड टू डिलेटरी टैक्टिक्स। अब ये टैक्टिक्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। दे रिजॉर्टेड टू डिलेटरी टैक्टिक्स फोर्सिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ पीस टॉक। शांति के लिए चर्चा हो रही थी, है ना, कुछ तो भी झगड़े होंगे किसी के बीच में, शांति के लिए हो रही थी चर्चा, पर बीच में कुछ लोग ऐसे थे कि जो शांति की जो वार्ता होनी थी, शांति वार्ता, पीस टॉक्स, उसको पोस्टपोन करने के लिए डिलेटरी टैक्टिक्स यूज कर रहे थे। तो डिलेटरी टैक्टिक्स मतलब उसको डिले करना, तो लेट करना, जानबूझ के चीजों को घसीटना ताकि वो पीस टॉक्स में, शांति वार्ता में देरी आए, बराबर। तो डिलेटरी का मतलब क्या हो सकता है, डिले करना, लेट करना, जानबूझ के, किसी से दिखता है। देखो, पीस टॉक्स को पोस्टपोन करना मतलब क्या होगा, तो और आगे लेके जाना, है ना, पोस्टपोन करना, तो उसके लिए डिलेटरी टैक्टिक्स। ठीक, तो डिलेटरी का मतलब क्या है, स्लो टू मूव और एक्ट, जानबूझ के धीरे धीरे काम करना, है ना, चीजों को आगे नहीं बढ़ने देना। सिनोनिम क्या होगा इसके, डिलेइंग, तो डिलेइंग से ही डिलेटरी टैक्टिक। ठीक है। स्टॉलिंग मतलब रोक देना या बहुत ही धीरे करना, इतना धीरे करना कि ऑलमोस्ट वो रुका हुआ है ऐसे लगना। और इसके फिर एंटोनिम क्या होंगे, फास्ट या प्रॉम्प्ट, झट से। एंटोनिम इसका क्या होगा, झट से, और पट से कर दिया, तो दैट इज
एंटोनिम ऑफ डिलेटरी। डिलेटरी बोले तो चलने दो आराम से, ठीक है, या जानबूझ के प्रोसेस को स्लो करना, दैट इज डिलेटरी। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फैचुअस। फैचुअस, अभी फैचुअस सुनो क्या है। सेंटेंस, ही मेड अ फैचुअस स्पीच। अब ये स्पीच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वैसे भी अगर OUS लगा है तो वो एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। ही मेड अ फैचुअस स्पीच दैट अवॉइडेड एनी इश्यूज ऑफ सब्सटेंस। यहां पे सब्सटेंस का मतलब कोई वस्तु से नहीं होता, कोई चीज से नहीं होता। जब हम कहते हैं इश्यूज ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब जिसमें कुछ खास नहीं है। कुछ खास होना यानी देयर इज सम सब्सटेंस, कुछ मुद्दे है। बिना मुद्दों के कोई बात कर रहा है, ऐसे ही बोलते चले जाओ, वहां पे कोई सब्सटेंस नहीं है। कोई सब्सटेंस नहीं मतलब उसमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बात कर रहे हैं सिर्फ, ऐसे ही बात को हम कहेंगे फैचुअस है, बराबर है। ऐसे ही स्पीच दे रहा है लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, बस बकबक चल रही है, दैट इज फैचुअस। ठीक है, तो फैचुअस का मतलब क्या हो गया? फूलिश या सेंसलेस, बिना सेंस के बात करना। यहां पे सब्सटेंस का मतलब है सेंस, तो जिस भाषण में सेंस ही नहीं हो उसे कहेंगे हम सेंसलेस, है ना। या एब्सर्ड इन नेचर, कुछ भी बड़बड़ करना, कुछ भी बकबक करना, दैट इज एब्सर्ड। सिनोनिम क्या होगा इसका? स्टूपिड या सिली या एब्सर्ड, समझ गया ना, मतलब कुछ भी इज कॉल्ड फैचुअस। फिर जिसमें कुछ तो भी सब्सटेंस है, कुछ मुद्दे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेंसिबल स्पीच दिया है, या जुडिशियस स्पीच दिया, या इंटेलिजेंट स्पीच दिया, समझ गए। और जहां पे इंटेलिजेंस ही नहीं है वो कुछ भी बोलता रहेगा, समझ गए, उसे कहेंगे हम फैचुअस है। फिर क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। वर्ड वी हैव इज डिसेप्शन। डिसेप्शन, let us read the sentence for deception. He obtained the property by deception. ने कैसे प्रॉपर्टी हथिया ली? ऑब्टेन मतलब हथिया लेना किसी की प्रॉपर्टी, और वो कैसे हथियाई? डिसेप्शन से हथिया ली। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी, या किसी के साथ धोखा करना, ठीक है, या किसी को मूर्ख बनाना, उसे कहेंगे हम डिसेप्शन। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे और उस पर इंग्लिश कमेंट्री सुनते होंगे तो आपने सुना होगा कि द बॉलर हैज डिसीव्ड द बैट्समैन। डिसीव्ड द सॉरी द बॉलर हैज डिसीव्ड द बैट्समैन विथ अ स्लोअर बॉल। तो स्लोअर बॉल डाल के क्या किया? बैट्समैन को मूर्ख बनाया। बैट्समैन को लगा बॉल बहुत जल्दी से आ जाएगा, लेकिन इतना धीमे आया कि शॉट में लेट हो गया, बराबर है। शॉट बहुत जल्दी खेल लिया, लेट नहीं हुआ, शॉट बहुत जल्दी खेल लिया और आउट हो गया। तो बॉलर ने उसको डिसीव किया, मतलब मूर्ख बनाया या उसको धोखा दे दिया, है ना। उसी से डिसीव से ही वर्ड बना है डिसेप्शन, है ना। तो डिसेप्शन का मतलब क्या होगा? मेकिंग समबडी बिलीव और बीइंग मेड टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। जो सत्य नहीं है बस उसी चीज में बिलीव करने के लिए लगाना, मतलब क्या? धोखा देना। डिसेप्शन का मतलब है धोखा। सिनोनिम क्या होगा इसका? अनट्रूथ, जो सत्य नहीं है वो, झूठ या फैलिसी, धोखा, गलत बताना कुछ। एंटोनिम क्या होगा इसका? सत्य, रियलिटी या ट्रूथफुलनेस। यहाँ पे जो है वही बताया तो वो धोखाधड़ी हुई क्या? नहीं ना। धोखा कब होगा? जब आप झूठ बोलोगे, समझ गए। तो डिसेप्शन का मतलब क्या है? धोखा। चलो नेक्स्ट वर्ड is inchoate. Inchoate है ना, pronunciation is inchoate. Let us read the sentence. Because our company just recently opened, because our company has होना चाहिए, recently अगर है तो यहाँ पे opened के पहले has होना चाहिए। क्यों? ये बात समझ लो अभी, थोड़ा सा ग्रामर की चीज बता रहा हूँ, समझो। अगर हमने ऐसा बोला आर कंपनी ओपन्ड, तो ओपन यहां पे V2 हो जाएगा। दिस विल मीन कि सेंटेंस ये पास्ट टेंस में है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम चीज रिसेंटली बोल रहे हैं। रिसेंटली यानी अभी अभी हुई, तो अभी हुई चीज को वी मस्ट यूज
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रिसेंटली अगर कहीं लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। तो यहां पे आर कंपनी हैज जस्ट रिसेंटली ओपन्ड, अब हैज अगर आ गया तो देन दिस इज V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आर कंपनी हैज जस्ट रिसेंटली ओपन्ड इट्स डोर्स, हमने अभी अभी दरवाजे खोले हैं। वी आर इनकोएट एंड आर नॉट ऑफरिंग ऑल ऑफ आर सर्विसेज येट। समझ गए? यानी हमने हमारी जो कंपनी है उसने अभी अभी दरवाजे खोले हैं, इसकी वजह से हम कैसे हैं? नए हैं, नए, नया है यह, है ना, नया है वह था, राइट। तो नया है वह जिसे बोलेंगे दैट इज वो हो गया इनकोएट। समझ गए? तो दिस इज इनकोएट, मतलब कुछ तो भी एकदम नया होना, किसी चीज में नए होना, यानी इनकोएट होना। या ऐसे भी कह सकते हैं हम बहुत ज्यादा चीजों में की इंफॉर्मेशन नहीं होना, इनकम्प्लीट होना, इसको भी हम इनकोएट कह सकते हैं, बराबर है, नया या इनकम्प्लीट होना। तो इसीलिए हम इनकोएट है, इसलिए नई सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहे अभी तक। सारी सर्विसेज, ऑल ऑफ आवर सर्विसेज, मतलब सारी सर्विसेज अभी ऑफर नहीं कर रहे। तो इनकोएट का मतलब क्या होता है? जस्ट बिगन, नया, या फिर नॉट फुली फॉर्म्ड, इनकम्प्लीट, जो पूरी तरह अभी बना नहीं है या डेवलप नहीं हुआ है। सिनोनिम क्या होगा इसका? नेसेंट। नेसेंट, नेसेंट का मतलब होता है एकदम नया, है ना। नेसेंट बेबी कहते हैं ना हम लोग। नेसेंट मतलब बेबी जो अभी अभी इस पृथ्वी पे आया है, हम कहेंगे नेसेंट। प्रिलिमिनरी, एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड जो भी है। इनिशियल, शुरुआत, है ना। एंटोनिम क्या होगा इसका? एडवांस्ड, प्रोग्रेसिव, या एकदम फाइनल या कंप्लीट। समझ गए? तो इनकोएट मतलब समथिंग विच इज वेरी न्यू। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्यूइजेंट। प्यूइजेंट है, हाँ। फेथ, फेथ मतलब रिलीजियस फेथ या किसी पे बहुत ही विश्वास कर देना, है ना, फेथ। तो फेथ इज अ प्यूइजेंट कंसेप्ट, येट इट इज प्रॉब्लमेटिक इन आइसोलेशन। फेथ मतलब विश्वास, ठीक है। तो विश्वास, ये जो कंसेप्ट है ना, ये प्यूइजेंट कंसेप्ट है। प्यूइजेंट, इसको प्यू ऐसा प्रोनाउंस करना है ना, प्यूजेंट, ठीक है। तो प्यूइजेंट, प्यूई, प्यूई ऐसा समझो इसको, ठीक है, प्यूइजेंट। तो ये मैं प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, स्पेलिंग नहीं। तो दिस इज प्यूइजेंट। अब प्यूइजेंट अगर है कोई कंसेप्ट, इसका मतलब होता है कि वो कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है या फिर वो कंसेप्ट में बहुत ऑथोरिटी है, ठीक है। ऐसी जो कंसेप्ट होती है जो बहुत स्ट्रांग है या जिसमें बहुत ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी का मतलब बहुत अधिकार है उस कंसेप्ट में। तो फेथ एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें बहुत ऑथोरिटी है, पर इसे पूरी तरह से समझना, इसको टुकड़ों में समझना, अलग अलग, आइसोलेशन मतलब टुकड़ों में, अकेले अलग से समझना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो प्यूजेंट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया क्योंकि कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है फिर? हैविंग ग्रेट पावर, जिसमें बहुत शक्ति है, स्ट्रांग है। ऑथोरिटी, बहुत अधिकार है, ऐसा, या किसी चीज का बहुत इन्फ्लुएंस है। सिनोनिम माइटी, समथिंग विच इज वेरी माइटी, ताकतवर, है ना, या इन्फ्लुएंशियल या इंपॉर्टेंट। समझ गए? तो प्यूजेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी इन्फ्लुएंशियल या ऑथोरिटेटिव, बहुत अधिकार है या बहुत स्ट्रांग है वो। एंटोनिम, जो बहुत वीक है, अपोजिट, हेल्पलेस है, बराबर है, जिसमें जैसे प्यूजेंट को हम कहेंगे शक्ति वाला, तो हेल्पलेस क्या होगा? जिसमें कुछ शक्ति नहीं है, जो किसी पे डिपेंडेंट है हमेशा। समझ गए? प्यूजेंट बहुत अच्छा नया वर्ड है, राइट। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव, लेट अस रीड द सेंटेंस। शी डिडंट अंडरस्टैंड दिस, तो उसे यह नहीं समझा, ऐसा मतलब है। शी डिडंट अंडरस्टैंड दिस तो हर्ल्ड अनदर स्ट्रीम ऑफ इन्वेक्टिव एट मी। उसे यह नहीं समझा इसलिए उसने फिर से मुझ पे इन्वेक्टिव किया, मतलब क्या किया? गालियों की बौछार कर दी।
इन्वेक्टिव का मतलब है टू हर्ल अब्यूजेस एट समवन, और बहुत एरोगेंट लैंग्वेज में बहुत एकदम बोल देना कुछ, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेक्टिव। सबसे अच्छा ट्रांसलेशन इज गालियों की बौछार, किसी पे गालियों की बौछार कर देना यानी इन्वेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे इन्वेक्टिव का अगर इसमें देखें तो इंसल्टिंग, अब्यूजिव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज। अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब गालियों की बौछार, ऐसा, ठीक है ना। तो इंसल्टिंग बोलना, हाईली क्रिटिकल बोलना, बहुत गलतियां निकालना, ऐसी लैंग्वेज में अगर बात की तो उसे हम कहेंगे इन्वेक्टिव। ठीक है, यहां पे इट इज यूज्ड एज नाउन। सिनोनिम क्या होगा इसका? क्रिटिसिज्म करना, रिप्रोच करना या इंसल्ट करना, है ना, दोष निकालना, बदनामी करना। और एंटोनिम क्या होगा इसका? प्रशंसा करो किसकी, है ना, या रिस्पेक्ट करो या अप्रूव करो। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। इन्वेक्टिव आ गया, गालियों की बौछार, गोलियों की बौछार नहीं है, गालियों की है। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अनटुवर्ड्स या अनटुवर्ड। अनटुवर्ड का सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। इट इंपॉर्टेंट, इट्स सेंटेंस की शुरुआत है कैपिटल वर्ड से होनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट बोले तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट नथिंग अनटुवर्ड हैपन्स ड्यूरिंग हिज विजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो हमारे यहाँ विजिट करने आए तो कुछ अनटुवर्ड ना हो। अनटुवर्ड का मतलब मिसहैप ना हो, दुर्घटना ना हो, कुछ गलत ना हो जाए। तो निगेटिव सेंस में ये वर्ड है। अनटुवर्ड का मतलब कुछ गलती ना हो, है ना, या कुछ दुर्घटना ना हो। अनटुवर्ड का मतलब होगा इनकन्वीनियंटली, अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन इन निगेटिव केस। ऐसा कुछ सोचा नहीं है, हो गया, गलती से हो गया, गलती हो गई, तो वो भी अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाएगा। सिनोनिम क्या होगा? अनप्रिडिक्टेड, जिसका पता ही नहीं था होगा, हो गया, लेकिन अनयूजुअल, अचानक से कुछ गलत हो जाना। और फॉर्चुनेट या अनएक्सपेक्टेड, ये हो गए उसके एंटोनिम्स। क्लियर? अनटुवर्ड इज दुर्घटना, ऐसा समझो। वो दुर्घटना में, दुर्घटना बता के तो नहीं आती, वो अपने आप अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगी। समझ गए? चलो चले हम नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी सीन 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स हो गए। अब आप ये आर्टिकल पढ़ो, पहले एडिटोरियल पढ़ो, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आई विल वेट।
चलो डन, क्लियर। चलो लेट अस रीड इट टुगेदर। Even the odd jobs on the Karnataka gig workers bill। अभी पहले तो हमको एक नया वर्ड जो यहां आया वो है गिग वर्कर्स। तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? ऐसे वर्कर्स या ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग करते हो या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो या जिनको फिक्स्ड ऐसा फिक्स्ड एम्प्लॉय टाइप का वर्क नहीं है। समझ गए ना? जैसे किसी ने प्रोजेक्ट बेस्ड काम ले लिया तो उसे हम गिग वर्कर कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ किसी रूम का कंस्ट्रक्शन करना है, एक एडिशनल रूम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो तुमने एक व्यक्ति को बोला भाई ये रूम बना दो, और 2-4 साथी लेके आया, रूम बना दी, उतने दिन के लिए उसके पास काम है, उसके बाद शायद काम ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, चलो तो इनके बारे में पैसेज है, लेट अस रीड इट। फॉर इंडियाज गिग वर्कर्स, जो भारत में गिग वर्कर्स है, वो आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स बट आर पर्च्ड precariously on the edge of the unregulated labor pool। है ना, किसकी बात हो रही है? भारत के ऐसे गिग वर्कर्स की, यानी ऐसे लोग जिन्हें एम्प्लॉय का स्टेटस तो हासिल नहीं है, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या तो बढ़ रही है बट आर पर्च्ड ये वर्ड हमने 2-4 दिन पहले भी देखा था। पर्च वैसे जो बर्ड्स जहां बैठते हैं ना, बर्ड्स का बैठना, इसको हम पर्च कहते हैं, बर्ड्स का। ठीक है, तो बर्ड्स के बैठने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, पर ये वर्ड दूसरी तरीके से भी यूज किया जाता है, जैसे किसी सिचुएशन में होना, बैठना होना या किसी स्थिति में होना, उसको भी हम पर्च ऐसा कहते हैं, राइट। हाँ, तो फॉर इंडियाज गिग वर्कर्स हु आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स, जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बट आर पर्च प्रिकैरियसली मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में होना, इज पर्च। तो कैसी बुरी सिचुएशन है? ऑन द एज ऑफ द अनरेगुलेटेड लेबर पूल यानी सारे काम करने वाले लोग अगर इकट्ठा किए जाए तो हम उसको कहेंगे लेबर पूल। ठीक है, तो ये जो काम करने वाले लोग हैं उनमें इनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, किसकी? गिग वर्कर्स की। ठीक है, इनके लिए फिर क्या हुआ है? द कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024 ऑफर्स अ वेलकम रिप्राइव। ऐसे जो लोग हैं, जो इन गिग वर्कर्स हैं, जिनकी सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये जो नया बिल आया है, कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024, ये ऑफर्स अ वेलकम रिप्राइव, यानी ये इनको थोड़ा सा संतोषजनक लग सकता है या इनके लिए थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर का हो सकता है। ये बिल, ये जो नया एक्ट बनेगा, इससे वो इनके कुछ काम का हो सकता है। इसको कहते हैं हम रिप्राइव, सांस लेने लायक, है ना, कि ऐसी सिचुएशन में आप हो जहां पर आपको घुटन हो रही है, आपको रास्ते नहीं मिल रहे, ऐसे समय पे अगर आपको कुछ मिल जाए तो उससे आपको रिप्राइव मिलेगा, थोड़े दिन का छुटकारा, इज कॉल्ड रिप्राइव, या छुटकारा इज रिप्राइव, बट स्टिल स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद द सिक्योरिटी ऑफ बीइंग एम्प्लॉइज। लेकिन ये इनको थोड़ा सा छुटकारा दे सकता है, रिप्राइव का मतलब थोड़ा छुटकारा, पर इट स्टॉप्स शॉर्ट, यानी ये पूरा जो काम करना चाहिए वो नहीं करता, थोड़े पहले ही रुक जाता है। कौन सा काम कंप्लीट करने के पहले रुक जाता है? ये ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद द सिक्योरिटी ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय होने की जो सिक्योरिटी किसी व्यक्ति को होती है, उससे ये पहले ही रुक जाता है। मतलब एम्प्लॉय होने का उनको स्टेटस या सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मैं इसे उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं तो ये समझो कि जैसा कोई आपका फ्रेंड है और वो जोमैटो या स्विगी के लिए ऑर्डर्स ले जाने का काम करता है, या किसी कुरियर कंपनी के लिए ऑर्डर्स पहुंचाने का काम करता है। अब वो गिग वर्कर हो गया, क्योंकि वो उस कंपनी के पेरोल पे नहीं होता, वो जितनी ऑर्डर्स की डिलीवरी करेगा उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को गिग वर्कर कहते हैं। और उस व्यक्ति को, एक एम्प्लॉय को जो सिक्योरिटी होनी चाहिए,
अगर जोमेटो में कोई दूसरा एम्प्लॉय है, ऑफिस बॉय भी है, तो उसको कुछ हक मिले हुए हैं कि अगर आप कहीं काम करते हो तो आपके पास कुछ हक है, लेकिन वो ये गिग वर्कर्स को नहीं मिलते। वो सिक्योरिटी जो एक एम्प्लॉय को मिलती है वो सिक्योरिटी इनको नहीं मिलती। तो ये बिल में भी, अगर ये कर्नाटक में बिल का एक्ट बनता भी है तो भी उनको ये सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली। When app-based gig work was introduced a decade ago, courtesy, ride-sharing and food delivery apps, जब ये ऐप बेस्ड गिग वर्क, यानी समझ गए ना, किसी कंपनी के लिए जिनका ऐप है, इनके लिए आप काम करते हो, ठीक है, जब ये 10 साल पहले, डिकेड एगो मतलब 10 साल पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ था, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था? राइड शेयरिंग। राइड शेयरिंग मतलब आपकी टू व्हीलर है, आप किसी कंपनी से कनेक्टेड हो तो आप राइड शेयर कर सकते हो, है ना। तो राइड शेयरिंग में या फिर फूड डिलीवरी के वक्त ये इंट्रोड्यूस हुआ था। द एब्सेंस ऑफ द वर्ड एम्प्लॉय, तब उसमें एम्प्लॉय ये जो शब्द था वो एडेड नहीं था। वॉज एक्चुअली सीन एज अ पॉजिटिव, और तब ये चीज अच्छी लगी थी सबको कि भाई हमें एम्प्लॉय की तरह, एक कर्मचारी की तरह उसमें बंधना नहीं पड़ेगा, बराबर। तब ये सबको अच्छा लग रहा था। इट सपोजेडली ऑफर्ड अ चांस फॉर द पार्टनर्स टू रिटेन देयर ऑटोनॉमी। अब वहां पे एम्प्लॉयज वर्ड नहीं था, तब जो वर्ड था वो था पार्टनर्स। इनको पार्टनर्स कहते हैं, डिलीवरी पार्टनर ऐसा वर्ड था। और उसकी वजह से क्या होता था, उनको सबको ऐसा लगता था कि हमारे पास वी विल रिटेन, यानी हमारे पास अपनी ऑटोनॉमी रहेगी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपनी निर्णय खुद लेने की क्षमता। यानी अगर मैं उनका एम्प्लॉय होता तो मुझे सुबह 10 से शाम को 7-8 बजे तक काम करना पड़ सकता था, पर क्योंकि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं तो पार्टनर हूं, डिलीवरी पार्टनर हूं, तो मुझे सिर्फ शाम को 6 से 8 काम करना है, तो मैं उतना ही देर करूंगा। तो ये बात तब जब शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी लगी थी सबको, भाई ये बढ़िया है, मस्त चीज है, अपने हिसाब से काम करो एंड अर्न गुड मनी। अपने हिसाब से काम करो, जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाओ, अच्छा पैसा कमाओ, विदाउट बीइंग लॉक्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रिजिड टाइमिंग्स, है ना, समय में बंधने से। तो ये बहुत अच्छा था। दैट इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब है ऐसी चीज जो नहीं है पर वैसी दिखती हो, ठीक है, जिसे हम कहेंगे एक धोखा, है ना, विजुअल धोखा स्पेशली। दैट इल्यूजन सून डिसॉल्व्ड, ये गायब हो गया अचानक। ये जो धोखा था, आंखों के सामने जो ये पट्टी थी, है ना, ये आंखों के सामने जो धुआं था वो उड़ गया, हट गया। जब एज इनकम्स क्रैश्ड एंड वर्किंग आवर्स लेंथन्ड, पहले तो पैसा अच्छा दे रहे थे लेकिन बाद में इनकम कम हो गई और काम करने का समय बढ़ गया। पहले 10 बजे तक, 11 बजे तक डिलीवरीज देनी होती थी, अब 12, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो टाइमिंग्स बढ़ते चले गए। एंड द लैक ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉय स्टेटस लेफ्ट वर्कर्स एट द मर्सी ऑफ द एग्रीगेटर। और क्या हुआ, एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय वाले जो लोग थे, ऐसा द लैक ऑफ, सॉरी एम्प्लॉय नहीं वाले, द लैक ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉय स्टेटस, फॉर्मर, पर ये जो एम्प्लॉय का स्टेटस ना होने की बात थी ना, लैक ऑफ का मतलब क्या होता है, ना होना। तो ये एम्प्लॉय का स्टेटस ना होने की जो वजह, यानी ना होना जो था, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये जो वर्कर्स थे, इट लेफ्ट द वर्कर्स एट द मर्सी ऑफ। एट द मर्सी ऑफ का मतलब है उनके भरोसे पे। किसके भरोसे पे? एट द मर्सी ऑफ एग्रीगेटर एंड ऑल पावरफुल अल्गोरिदम्स इन द एब्सेंस ऑफ सेफ्टी नेट्स। यानी एक तो ये, अब ये सारे किसके भरोसे पे थे, इनको एम्प्लॉयज के राइट्स नहीं मिले, बात को समझ रहे ना, इनको एम्प्लॉय के राइट्स नहीं मिले, और अब ये किसके भरोसे पे अटके पड़े हैं, एग्रीगेटर के, यानी वो कंपनी जो इनको पैसा देगी, क्योंकि वो कंपनी तो अपने हिसाब से पैसा देगी, भाई तुम एम्प्लॉय थोड़ी हो, तुम्हारे पास कौन से हक है, क्योंकि ये गिग वर्कर्स के लिए कोई हक नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे, बराबर है, तो इनके पास वैसे कोई हक नहीं थे। तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट आया था वो 2020 में आया था, पर उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, ठीक है, तो तुम्हारे पास तो कोई हक नहीं है, इसलिए कंपनी के भरोसे पे अब वो बचे थे। दूसरा, ऑल पावरफुल अल्गोरिदम्स,
और पावरफुल अल्गोरिदम्स मतलब, अल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, ऐसा कोड या ऐसी कोडिंग जिससे ऐप बनता है। अब वो कोडिंग में ही अगर कुछ सेटिंग करके रख दे कोई कंपनी कि भाई ये बंदा 10 किलोमीटर गया तो भी 8 ही किलोमीटर दिखेगा, तो वो तो सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं हुई ना, ओपेक हो गई। कोडिंग में किसको पता है क्या है, और उसके बेसिस पे अगर आपका पेमेंट 5,000 का निकलना है, वो 4,500 का ही निकल रहा हो, तो ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ना, हो सकती है, होती है नहीं कह रहा हूं मैं, और मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, जो है वो ऑथर कह रहा है, ठीक है। लेफ्ट वर्कर्स एट द मर्सी ऑफ एग्रीगेटर्स एंड ऑल पावरफुल अल्गोरिदम्स, यानी उन वो कोडिंग जो की हुई है ऐप में उसके भरोसे पे छोड़ दिया, और इससे बचने का रास्ता भी नहीं। क्यों? क्योंकि देर इज एब्सेंस ऑफ सेफ्टी नेट्स और गवर्नमेंटल रेगुलेशन। इन पे सरकारों की कोई नजर नहीं थी, सरकारों के कोई नियम नहीं थे, इसलिए उनके लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं बचा था, फंस गए तो फंस गए। डिस्पाइट दिस द गिग इकोनॉमी मतलब ऐसे लोगों के काम से, ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके काम से जो इकोनॉमी बढ़ रही है वो, द गिग इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ये फिर भी बढ़ रही है इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा काम नहीं है, तो जो काम मिले वो कर रहे हैं, जैसी सिचुएशन में काम करना पड़े वो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ नीति आयोग रिपोर्ट, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक ऐसी संस्था है जो भारत के लिए पूरे प्लान्स सेट करती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये नीति आयोग, एज पर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, तो इन्होंने एक रिपोर्ट दिया, इंडिया हैड 77 लाख गिग वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डिकेड, यानी 2020-21 में हमारे पास 77 लाख गिग वर्कर्स थे भारत में, और 2029-30 तक यानी इस 10 साल के एंड में दे आर प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर 4.1% ऑफ इनकम एंड 6.1% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। क्या होगा इस 10 साल में, ये 77 लाख से उस नंबर पर पहुंचेगा जबकि हमारी पूरी जो इकोनॉमी है उसका 4.1% तो इन लोगों की इनकम होगी, ठीक है। या दे विल अकाउंट फॉर 6.7% ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स, नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। तो जो खेतीबाड़ी नहीं कर रहे लेकिन ऐसे काम में है जो नॉन एग्रीकल्चर हो, तो उसमें इनका हिस्सा से ऑलमोस्ट 6.5-7% के बीच में रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया है, राइट। चलो लेट अस नाउ रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल, पढ़ो।
चलो डन हो गया, चले आगे। क्या है फिर नीचे, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ। कैसा लॉ है ये, जिसमें राइट्स की बात हुई है, हक की बात हुई है गिग वर्कर्स के। द ड्राफ्ट बिल एम्स टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी डिसमिसल्स। आर्बिट्ररी का मतलब होता है खुद से, है ना, अपने मन में जो आया वो कर देना, इसे कहते हैं आर्बिट्ररी। तो आर्बिट्ररी डिसमिसल को ये प्रिवेंट करेगा, ऐसा बोलना है। इसका एम है कि आर्बिट्ररी डिसमिसल को प्रिवेंट करेगा। आर्बिट्ररी डिसमिसल मतलब अगर कोई गिग वर्कर है जो किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है और उस कंपनी को लगता है कि भाई अभी काम उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको सुबह फ़ोन किया, बोले भाई शाम से मत आओ। अब अचानक से उसकी रोजी रोटी तो छिन गई ना। इसके लिए वो कंपनी का बुरा परफॉर्मेंस भी उसका एक रीज़न हो सकता है। तो ऐसे केस में हमें वो उनका आर्बिट्ररी अगर डिसमिसल कोई करता है तो उन पे कार्रवाई हो, है ना, या उस व्यक्ति को उस कंपनी की ओर से कुछ मिले, ये सारी व्यवस्था उस बिल में होती है, बिल में होगी, ऐसा कहा जा रहा है। प्रोवाइड ह्यूमन ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म्स, है ना, ऐसे रिड्रेस मैकेनिज्म। पहले तो ये ग्रीवेंस रिड्रेस को समझते हैं क्या है। ग्रीवेंस मतलब होता है कंप्लेंट या शंका, दोनों हो सकता है। बेसिकली ये कंप्लेंट या शंका होती है। रिड्रेस का मतलब होता है सॉल्यूशन। हम लोग ड्रेसिंग करते हैं ना, ड्रेसिंग, वैसे ही रिड्रेसिंग यानी उसको का फाइनल सॉल्यूशन करना, उसमें से रास्ता निकालना, राइट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, इसे कहते हैं ग्रीवेंस रिड्रेस। तो ह्यूमन ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि उनकी कोई अगर तकरार है या उनका अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको एक व्यक्ति सॉल्व करेगा, मशीन नहीं सॉल्व करेगी, एक व्यक्ति सॉल्व करेगा। ह्यूमन ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म होगा। एंड टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इनटू द ओपेक टैंगल ऑफ ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग। और इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। इनटू द ओपेक टैंगल, ओपेक का मतलब हम अभी देख चुके, ओपेक मतलब अनक्लियर, है ना, जहां पे कुछ क्लियरिटी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था। और टैंगल, ओपेक टैंगल है, टैंगल मतलब जहां पे चीजें एक दूसरे में मिक्स हो गई हो, उसे कहते हैं हम टैंगल, है ना, गड़बड़ हो जाना, सारी चीजें एक दूसरे में मिक्स हो जाना। तो ओपेक टैंगल ऑफ ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग एंड एल्गोरिदम बेस्ड पेमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी आए कि किसी व्यक्ति को अगर ऐप के कोडिंग के बेसिस पे मिल रहा है वो, तो उसका कोडिंग ट्रांसपेरेंट हो, या उसके जो एल्गोरिदम्स है ना, एल्गोरिदम्स की बात की थी हमने, एल्गोरिदम्स कि कौन से बेसिस पे ये कैलकुलेशन हो रहा है, तो वो सारे एल्गोरिदम्स लोगों के सामने अच्छी तरह से या वो एम्प्लॉइज के साथ शेयर किए जाने चाहिए। इट इज अ स्टेप अप फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो ये कह रहे हैं दिस इज अ स्टेप अप। ये जो सरकार ने, कौन सी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, है ना, उन्होंने जो एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में बनाया था। 2020 इज लाइक 4 ईयर्स अगो, तो 4 साल पहले जो बना हुआ बिल है उससे तो 4 साल बाद आने वाला बिल एक स्टेप आगे होना ही चाहिए ना, नहीं होगा तो कैसे होगा फिर। तो इट्स अ स्टेप अप फ्रॉम द प्रीवियस बिल विच केम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2020। कर्नाटक's law also offers social security through a welfare board and fund। ये सोशल सिक्योरिटी भी देंगे कि अगर आपको निकाला ही जा सके तो आपकी कुछ मदद तो सरकार करेगी। वो कैसे करेगी, किसके द्वारा करेगी, इट विल बी थ्रू अ वेलफेयर बोर्ड, बराबर, एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा और कुछ फंड भी जमा किया जाएगा, पैसे भी जमा किए जाएंगे जिसके थ्रू इनकी मदद होगी। विथ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम दी गवर्नमेंट एंड दी एग्रीगेटर, उस कंपनी द्वारा और सरकार द्वारा इनमें पैसे डाले जाएंगे। तो पैसा कौन डालेगा, सरकार और वो कंपनी एग्रीगेटर, ये दोनों पैसा डालेंगे, जिससे ये फंड बनेगा। और अगर किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, निकाला जाता है, कुछ होता है, तो उसे पैसा ये फंड से दिया जाएगा और उसकी मदद करने के लिए एक वेलफेयर बोर्ड होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द एग्रीगेटर, ठीक, आइदर थ्रू अ कट फ्रॉम एवरी ट्रांजैक्शन ऑन द ऐप, यानी उस ऐप पे जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के उस फंड में दिया जाए, या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स टर्नओवर इन द स्टेट, या फिर उस राज्य में जो प्रॉफिट हो रहा है या टर्नओवर है उसका कुछ हिस्सा एक अमाउंट में, एक बड़ी अमाउंट में वो सरकार के पास जमा हो।
नोटिंग दैट मेनी ऑफ द फर्म्स, बहुत सारी ऐसी फर्म्स है दैट ओन दीज प्लेटफॉर्म्स रिपोर्ट मिनिमल प्रॉफिट्स। ये बहुत इसमें होता है कि अगर आप टर्नओवर के बेसिस पे सरकार को पैसे देंगे तो क्या होगा, वैसे ही बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जितना प्रॉफिट हुआ है वो उतना दिखाते ही नहीं, है ना, वो प्रॉफिट छुपा लेते। तो इस अगर प्रॉफिट छुपाएंगे तो फिर पैसा कम दिखेगा, पैसा कम दिखेगा तो सरकार को भी कम देंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम भी है इसमें, ये बात नोट करने जैसी है। नोटिंग दैट वर्कर्स यूनियंस हैव राइटली डिमांडेड दैट द वेलफेयर फी इज चार्ज एज अ सेस ऑन ईच ट्रांजैक्शन। वर्कर्स की जो यूनियन है उनका तो यही कहना है कि हमको हर एक ट्रांजैक्शन का ही हिस्सा दो, कि कंपनी के टर्नओवर वाले नंबर पे हमको भरोसा नहीं है। स्केप्टिक्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो शंका उपस्थित करें या क्वेश्चन करें किसी चीज को, उनको कहेंगे आप स्केप्टिक्स नोट द मॉरिबंड नेचर ऑफ अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेलफेयर बोर्ड्स। जो लोग ये जो चीज हो रही है उस पर जो लोग शंका कर रहे हैं या जिनका काम है कि इनको क्वेश्चन भी करे, तो उनका कहना है कि भाई तुम एक वेलफेयर बोर्ड तो बना रहे हो, लेकिन हमारे पास बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ऐसे ही बहुत सारे वेलफेयर बोर्ड है और वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये सारी जनता जानती है। तो ये नया बोर्ड आने से बहुत अच्छा काम होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। ठीक है, हाँ, तो दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। बट वन एडवांटेज ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन with such a board is that it will make gig workers visible in the eye of the law। लेकिन अगर एक वेलफेयर बोर्ड होगा तो ये जो गिग वर्कर्स है इनके लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। तो एटलीस्ट अब सरकार को पता तो रहेगा कि कौन वो गिग वर्कर की तरह काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। समझ गए? अगर सरकार के पास किसी टाइप का एक रजिस्ट्रेशन हो तो सरकार को पता चलता है कि गिग वर्कर कौन है कौन नहीं है, क्योंकि गिग वर्कर तो ऐसा 4 दिन काम किया, 4 दिन नहीं किया, फिर से आ गया, तो वो है या नहीं ये पता भी सरकार को होना चाहिए। अगर वो सरकार को पता चलेगा तो सरकार शायद कुछ उनकी मदद कर पाए या एक्शन ले पाए। समझ गए? अब चलेंगे लास्ट पार्ट पे, आखिरी कुछ लाइन्स है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। ठीक, डन। चलो गुड। धीरे धीरे मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग की स्पीड भी बढ़ रही है। इज इट? स्पीड बढ़ रही है ना रीडिंग की? बढ़नी ही चाहिए। सिर्फ वोकेबलरी अच्छी होने से नहीं काम चलेगा, हमारी रीडिंग की भी स्किल अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर के बेसिक्स भी ठीक होने चाहिए, बहुत अच्छे नहीं ठीक होने चाहिए, और भाई वर्ड्स का कलेक्शन तो तगड़ा होना चाहिए। राइट, लेट अस स्टार्ट। क्या है फिर आखिरी पार्ट में? कर्नाटक कांग्रेस गवर्नमेंट एम्स टू एनेक्ट द बिल इन द मॉनसून सेशन ऑफ द असेंबली। अब मॉनसून सेशन
पार्लियामेंट में तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का चल ही रहा है, कर्नाटक का मॉनसून सेशन शुरू होगा, तो तभी तभी ये बिल इनेक्ट किया जाए ताकि उसका एक्ट में कन्वर्जन हो, यानी अगर असेंबली पास कर दे तो आगे भेजेंगे जहां से वो एक्ट बनेगा। एंड इट मस्ट क्विकली फॉर्मुलेट रूल्स एंड एस्टेब्लिश द वेलफेयर बोर्ड टू एंश्योर दैट द लॉ इज इन फोर्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। और ये इन्होंने करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और हाँ एक तो ये एनेक्ट तो करना चाहिए, और एक बार बिल ये एक्ट में बदल गया तो फिर इसके लिए रूल्स भी बनाने पड़ेंगे अलग से, तो वो रूल्स जल्दी बने, और जो वेलफेयर बोर्ड की हम बात कर रहे थे वो भी जरा जल्दी तैयार हो, ताकि ये जो लॉ है, बिल पास होने के बाद जो लॉ बनेगा, एक्ट बनेगा, ये इस साल से पहले, ये साल खत्म होने से पहले एक्टिवेट हो जाए, यानी शुरू हो जाए, ताकि लोगों को इसी साल राहत मिले। A similar legislation in Rajasthan enacted by the predecessor Congress government has been effectively put into cold storage by the BJP government. अब इनका ये भी कहना है कि ऐसा ही इन्होंने राजस्थान में भी बिल बनाया था, लेकिन सरकार बदल गई तो आने वाली दूसरी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोल्ड स्टोरेज का मतलब है ठंडा बस्ता, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आर द ऑथर्स व्यूज। एट द नेशनल लेवल comprehensive legislation is needed, not just to set minimum wages। नेशनल लेवल पे भी एक ऐसा ही नियम, ऐसा ही लॉ बनने की जरूरत है, पर ये लॉ ऑलरेडी 4 साल पहले बन चुका है, ठीक है, पर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत हो सकती है ना। तो जो लॉ बने उसमें सिर्फ मिनिमम वेजेस की बात नहीं हो सॉरी, सिर्फ मिनिमम वेजेस की बात नहीं हो, बल्कि वहां पे रीजनेबल वर्किंग आवर्स, इन पे भी चर्चा हो, कंडीशंस पे भी चर्चा हो, एंड रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी। इतना ही नहीं है ना, मतलब क्या क्या होना चाहिए, रीजनेबल वर्किंग कंडीशंस, रीजनेबल वर्किंग आवर्स एंड रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी, यानी सोशल सिक्योरिटी भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बट ऑल्सो टू प्रोवाइड गिग वर्कर्स विद द कवेटेड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉइज, है ना। पर इसके साथ क्या होना चाहिए, इतना ही नहीं, ये तो होना ही चाहिए, पर साथ में उन्हें ये कवेटेड स्टेटस मिले, किसका, एक एम्प्लॉय का। कवेटेड का मतलब होता है सम्मानजनक, तो उन्हें सम्मानजनक एक एम्प्लॉय भी कहा जाना चाहिए, उन्हें गिग वर्कर्स ना कहते हुए उन्हें एम्प्लॉय का स्टेटस अगर मिलता है तो उनके लिए सरकारें अच्छे से काम कर पाएगी। तो दिस इज व्हाट इज सेड बाय द ऑथर इन दिस पैसेज। अभी I have some questions for you, आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, why was the absence of word employee considered good at the beginning? पहले एम्प्लॉई नाम ये नहीं था जब शुरुआत हुई थी 10 साल पहले इन सारी चीजों की, ऐप बेस्ड गिग वर्कर्स वगैरह की, तो ये एम्प्लॉय शब्द नहीं था, तो वो लोगों को अच्छा लगता था। उसके क्या कारण है वो आपको बताने हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ विल द वेलफेयर बोर्ड फंडेड? ये जो वेलफेयर बोर्ड की बात की हमने, तो उनकी फंडिंग कहां से होगी, उनको पैसा कहां से मिलेगा उस बोर्ड को। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव सेम मीनिंग टू द वर्ड स्केप्टिक्स? ठीक है, स्केप्टिक्स के लिए कौन सा वर्ड है जो कि इसमें डज नॉट हैव पे मत जाना, रुको जरा, डज नॉट हैव पे मत जाना, फॉलोइंग वर्ड हैज सेम मीनिंग टू द वर्ड, इसका सिनोनिम ढूंढना है, एंटोनिम नहीं ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज सेम मीनिंग टू द फ्रेज गिवन बिलो। अब यहां पे जो फ्रेज है वो है ग्रीवेंस रिड्रेस, तो ग्रीवेंस रिड्रेस का सेम मीनिंग वाला फ्रेज कौन सा है, नीचे आपको कुछ दिया है ऑप्शंस, उसमें से चूज करना है। और द लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जी के भी, तो नीति आयोग जो है उसमें नीति का क्या मतलब है वो आपको बताना है, समझ गए। इन नीति आयोग ऐसा आप लिख सकते हैं आप, व्हाट डज नीति स्टैंड फॉर, इन नीति आयोग, इस तरह से ये सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक, डन। चलो आखिरी पार्ट पे चलते हैं जहां पे कुछ
एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस है। पहला सेंटेंस, लेट अस रीड इट। टू राइट अ पोयम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो दी क्वाइट प्लेस। पर पढ़ो शांति से, पूछो, आंसर बताता हूं, या पॉज कर लेते जाओ, मेरा आंसर सुनने से पहले पॉज करके सोच लेना। एक बार तुम्हारा आंसर तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो वो फिर से प्ले करके फिर मेरा आंसर सुन सकते हो। ठीक है, तो क्या दिया है? टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो दी क्वाइट प्लेस। अब देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस हियर। कहां पे? द क्वाइट प्लेस। अभी देखो, अ और द आर्टिकल समझाने में बहुत समय लगता है, डिटेल में पढ़ाने पड़ते हैं, पर मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इंग्लिश में शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, क्या करना है? जहां पे भी ओ एन लगाना है वहां पे एक लगाना पड़ सकता है। यानी ऐसा समझिए कि जहां आपने, अगर अपनी भाषा में वो पढ़ रहे हो, आप सेंटेंस समझ रहे हो, तो अगर वहां एक ये वर्ड लगता है एक, तो अ या एन लगाओ। अ कब लगाओ? जब कंसोनेंट से शुरू हो, या कंसोनेंट से वो शुरू हो रहा है वर्ड्स, या साउंड कर रहा है शुरुआत, वर्ड अल्फाबेट कंसोनेंट नहीं चाहिए, उसका साउंड जो होना चाहिए वो कंसोनेंट का होना चाहिए। और अगर ए ई आई ओ यू अगर इन का साउंड है तो फिर आपको वहां पे एन यूज करना है। ठीक है, ये तो आपको पता है वैसे भी, पर द कब लगाना और अ कब लगाना इनका मैं बता रहा हूं। अगर आपको उस सेंटेंस में लगता है कि वहां एक लगाना चाहिए तो वहां पे अ या एन लगाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पे वो लगाना चाहिए, है ना, वो अगर ऐसा लगाना चाहिए तो वहां पे आप द लगाइए। तो अगर यहां पे द लगाए तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? एक पेन, एक डायरी, है ना, अ पेन अ डायरी का मतलब एक पेन, एक डायरी एंड ऑल्सो वो शांत जगह। अब द क्वाइट प्लेस का मतलब होता है वो शांत जगह। वो शांत जगह ही क्यों चाहिए भाई? एक शांत जगह से नहीं हो सकता क्या? अगर एक शांत जगह मिल जाए तो भी काम हो जाएगा ना। तो यहां द नहीं चाहिए, यहां क्या चाहिए? अ। एक पेन, एक डायरी और एक शांत जगह। तो अगर आपको वहां पे ऐसा लग रहा है, जब आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो या समझने की कोशिश करो, तो अगर एक लगता है वहां पे तो अ या एन लगाओ, और अगर अगर आपको वहां लगता है कि वो लगना चाहिए तो फिर वहां पे द लगाना है। ठीक है, दोनों नहीं लगे तो नहीं लगाया तो भी चलता। ऐसा नहीं कि हर चीज को आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर दोनों नहीं लगते, एक भी नहीं लगता और वो भी नहीं लगता, तो आर्टिकल मत लगाओ, छोड़ दो। शॉर्ट ट्रिक है, मोस्ट केसेस में ये काम में आ ही जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट। आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। अब यहां क्या है? मूवीज के बारे में ये हु बात कर रहे हैं, बराबर है। तो मूवीज अगर प्लूरल है तो हु से काम चलेगा क्या? है ना, हमें क्या चाहिए? विच, क्योंकि ये चीजें हैं, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के केस में आप हु ले सकते हो, पर वस्तु के केस में आपको हु नहीं चाहिए। दूसरी चीज, मूवीज ये प्लूरल वर्ड है ना, ये हु किसके लिए? यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा विच आएगा बेसिकली, तो ये विच किसके लिए यूज हुआ? मूवी के लिए, मूवीज के लिए। तो मूवीज प्लूरल है, मतलब यहाँ पे और क्या नहीं चाहिए हमको? हैज नहीं चाहिए, यहाँ पे हैव चाहिए। तो आई डोंट लाइक मूवीज विच हैव, अब फिर से एन भी नहीं चलेगा, क्योंकि एन का मतलब क्या है बताओ? एक। तो इधर मूवीज बोलो और वहां पे एक बोलो, एक अनहैप्पी एंडिंग, तो बात नहीं जमेगी। समझ गए? तो यहां पे ये तीनों वर्ड्स नहीं चलेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? आई डोंट लाइक मूवीज विच हैव अनहैप्पी एंडिंग। क्लियर? क्योंकि अनहैप्पी के लिए वैसे भी एक नहीं बोलेंगे, एक अनहैप्पी एंडिंग हो सकती है क्या? दूसरी हैप्पी एंडिंग हो जाए और तीसरी और कुछ तो भी एंडिंग हो जाए, ऐसा जमेगा क्या? नहीं। तो ये तीनों वर्ड यहां पे नहीं लगेंगे। जो इस पार्ट में ये पार्ट है वो एरर होगा। नेक्स्ट, इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीक डे। क्या बोला है? इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क। मुझे एक
मुझे पूरा 1 घंटा लगता है इन दी मॉर्निंग इन वीकडे। इन दी मॉर्निंग इज ओके, इन मॉर्निंग के लिए बिल्कुल सही है, पर इन वीकडे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग जो है ना ऑन दैट डे, तो डे के केस में इट इज ऑलवेज ऑन, यहां पे ऑन होना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ऑन इज राइट, ये इन इज रॉन्ग, ये गलत है, समझे। चलो नेक्स्ट, ओवर द ईयर्स द राइटर अमीश हैज इवॉल्व्ड टू व्हाट मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स एस्पायर्स टू बी टुडे एन इंटेलेक्चुअल। अब ये सेंटेंस में अब देखो, यंगस्टर्स इज प्लूरल, को एस लगा है, तो ये जो वर्ब है इसको एस नहीं लगना चाहिए, तो सब्जेक्ट और वर्ब में प्रॉब्लम है, तो यहां पे क्या होगा, यंगस्टर्स एस्पायर टू बी टुडे, सिंपल है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट में प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड, ठीक। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड में क्या दिया है, नेक्स्ट सेंटेंस में, ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन। तो जब किसी फिल्म, हर एक फिल्म की बात हो, हर एक फिल्म क्या होगी, चेक होगी, किसके द्वारा, सरकार के गठित किए गए सेंसर बोर्ड द्वारा, अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन। अब यहां पे अलोंग का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, सेंसर बोर्ड द्वारा चेक की जाएगी, साथ में पब्लिक एग्जीबिशन के साथ में दिखाई जाएगी क्या वो लोगों को, नहीं, मतलब लोगों को दिखाने के लिए चेक कराई जाएगी, तो दिस इज फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, राइट। क्लियर यहां तक। तो आई होप ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स आपको समझ गए होंगे। कल भी ऐसे ही हम 10 वर्ड्स देखेंगे, एक नया एडिटोरियल देखेंगे, और एट द एंड हम लोग ऐसे ही कुछ एरर डिटेक्शन या फ्रेज सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी देखेंगे। थैंक्स फॉर स्टेइंग। आंसर्स उस आर्टिकल के पीछे के क्वेश्चंस के आपको देने हैं। थैंक यू वेरी मच।